आपका इंडिया 24 में आपके साथ मैं हूँ ऐश्वर्या। देश तीसरे लॉकडाउन में चल रहा है और तीसरे लॉकडाउन जिसकी मियाद खत्म होने वाली है, उसके बाद क्या? भारत ही नहीं, पूरी दुनिया पहली बार ऐसी महामारी से जूझ रही है जिसके चलते तमाम देशों की अर्थव्यवस्थाएं अर्श से फर्श पर आ चुकी है। ऐसे में लगभग 1.5 महीना लॉकडाउन पीरियड में गुजारने के बाद आम जनता भी त्रस्त है और सरकार की तरफ देख रही है। इस तीसरे लॉकडाउन के खत्म होने के बाद क्या होगा? लॉकडाउन 4 या लॉकडाउन फ्री? यही हमारा आज का चर्चा का विषय है। इस चर्चा में हमारे साथ कई सारे मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले दर्शकों, आप सभी का परिचय हम अपने मेहमानों से करा दें। बीजेपी यानी सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मुकेश नंदन जी जुड़े हुए हैं। विपक्ष की तरफ से कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ आनंद माधव जी जुड़े हुए हैं। साथ ही आरजेडी स्पोक्सपर्सन सैयद फैजल अली साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मुकेश नंदन जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। आप सरकार में हैं, सबकी उम्मीदें आपकी तरफ लगी हुई हैं, तो सवाल भी आपसे ज्यादा और सवाल की आपसे ज्यादा। 1.5 महीने से ऊपर का वक्त गुजर चुका है। अब जनता एक ठोस नतीजा चाहती है सरकार की तरफ से कि चौथे लॉकडाउन के बाद किस तरह की रणनीति सरकार की होगी। क्या एक के बाद एक फिर से हम गलतियां करके ही सीखेंगे या इस बार हमें कुछ ठोस नतीजा देखने को मिलेगा? देखिए, इस वैश्विक महामारी में भारत की सरकार ने जो निर्णय लिए और बिहार सरकार जो निर्णय लिए, वो भारत के लोगों के द्वारा नहीं, पूरी दुनिया के लोगों के द्वारा उसकी सराहना की। और अभी जो परिस्थिति लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2 और लॉकडाउन 3 अब खत्म होने की बात है, उसके आगे की परिस्थिति क्या होती है, इसके बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। सही तो जब सरकार की कोई घोषणा होगी उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन जो अभी आ रहा है उस अनुमान के कि हम बिल्कुल सुरक्षित स्थिति में, और ना हम ये कहेंगे कि हम जिसको कहते हैं खतरे की स्थिति में, एक बैलेंस जो है, एक संतुलित स्थिति में इस समय देश भी है और बिहार राज्य भी है। तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि ये अभी की जो वर्तमान परिस्थिति है, इसमें मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि दूर तक देखने के बजाय, जब धुंध ज्यादा होती है तो बहुत दूर तक दिखाई नहीं देता है, कुछ मीटर की दूरी दिखाई देती है, 25-50 मीटर की दूरी दिखाई देती है। तो 25-50 मीटर जब आप पहुंचते हैं तो उसके आगे की परेशानियां हैं, उसके बारे में कोई भी भविष्यवाणी करने से बेहतर ये होगा कि हम उन परिस्थितियों को जो है ना, डे टू डे मॉनिटरिंग के आधार पर उसके डेवलपमेंट को और उसके जो भी कार्य प्रणाली है उसको हम लोग मॉनिटर करें, और उसी के आधार पर अगर आवश्यक। मुकेश नंदन जी, मैं पुष्पराज बोल रहा हूँ और मैं आपसे एक सवाल चाहूंगा इस वक्त। आपको पता था साहब कि कोरोना महामारी देश में आने वाला है और लॉकडाउन होने वाला है? बोलेंगे बेतुका जवाब है, मुझे नहीं पता था। साहब आप यही बोलेंगे मुझे नहीं पता था, ये मुझे पता है। लेकिन सर, जो लोग भूखे मर रहे हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था साहब बिल्कुल चरमरा गई है, ये तो आपको पता है ना साहब? इसके लिए आप तैयार है ना? आप मुझे यहाँ ये जवाब दीजिए कि आप इसके लिए कितना अवेयर हैं, आप इसके लिए कितना तैयार है? आप छोड़ दीजिए लॉकडाउन, उसके बारे में ना आपको पता था ना किसी को पता है, लेकिन सर आपको ये पता है इस वक्त कि देश की अर्थव्यवस्था संभालेंगे ये बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। आप जिस अर्थव्यवस्था की चिंता की बात कर रहे हैं, वो अर्थव्यवस्था की परेशानी क्या भारतवर्ष में है या तमाम देशों में ये परेशानी? आप जिस भी विषय को उठा रहे हैं, नंदन जी, मुझे तमाम देशों से मतलब नहीं है साहब। भूखे हमारे देश की जनता मर रही है ना सर। सर हम अपने देश की फिक्र करेंगे ना, हमें क्या मतलब बाहर के देशों में क्या हो रहा है, हम अपने देश में देखेंगे ना। कोरोना महामारी से लड़ने का अनुभव किसके पास है? देश में अनुभव है या विदेश में किसी के पास अनुभव है? हम लोग तो नया अनुभव प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए जो भी चीज होगी वो नए आधार पर होगी। कोई पुराना तो हमारे पास किसी भी प्रकार का कोई अनुभव तो है नहीं कि हमने इस बीमारी से पहले लड़ाई ऐसे लड़ी है, ऐसे जीती है। आज की जो परिस्थिति है उसमें हर दिन एक नई परिस्थिति, नई चुनौती आ रही है और उसके अनुकूल हम निर्णय ले रहे हैं, सरकार उसके अनुकूल निर्णय ले रही है। कोई पहले से आप इसके बारे में कोई रणनीति नहीं तैयार कर सकते हैं, रणनीति आपको हर दिन तैयार करनी होगी। यही आज की वर्तमान परिस्थिति और यही यथार्थ है, ये आपको सबको समझना पड़ेगा। आनंद माधव साहब,
आनंद माधव सर जी मैं आपसे एक सवाल चाहूंगा इनसे रिलेटेड। जिद्दी बच्चा सबके घर में होता है साहब, आपके भी घर में होगा, हमारे भी घर में है, ठीक है सर। तो वो जिद्दी बच्चा जो है आपसे एक्सपेक्टेशन होती है उसकी, उससे ज्यादा डिमांड करता है। वो हमेशा भी उससे 10 रुपए की चीज मांगना होता है, वो हमेशा 20 पर नजरें डालता है। तो मैं आपसे पूछूंगा साहब, नीतीश कुमार पे ऐसा कौन सा बिहार का जिद्दी नागरिक था जिसने जाके ये बोल दिया 2018 का बयान बोलूंगा, 2018 की बात करूंगा इस वक्त, जिसने बोल दिया कि नीतीश जी आप वर्ल्ड का सबसे बेस्ट अस्पताल पटना में बनाइए पीएमसीएच को रिनोवेट करके। सर आपको पता होगा नीतीश जी ने उस पर कितना कई 5540 करोड़ रुपए, मैं सर आपको बताऊं 5540 करोड़ रुपए उन्होंने उसको रिनोवेट करने के लिए खर्च किया है साहब। यदि उतना पैसा वो 38 जिला के कई अस्पतालों में खर्च कर दिए होते तो शायद आज ये स्थिति हमें देखने को नहीं मिलती। आनंद माधव साहब सर मैं आपसे यही सवाल करूंगा, 5540 करोड़ रुपए जिस पीएमसीएच को बनाने में, रिनोवेट करने में खर्च किया गया, वो कौन सा जिद्दी नागरिक था बिहार का जिसने जाके नीतीश कुमार के कानों में ये बोल दिया कि हमें विश्व का सबसे बड़ा अस्पताल चाहिए पटना के अंदर, हमें इंडिया का सबसे बड़ा अस्पताल नहीं चाहिए। आप 38 जिला में सर अस्पताल ही बना के आप एक अस्पताल पे इतना करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं साहब, ये कहाँ की इंसानियत है? देखिए ऐसा है कि अभी जो हम लोगों का विषय है वो विषय थोड़ा दूसरा है और हम ये चाहेंगे पुष्पराज जी कि जो बीत गई वो बात गई, आगे देखिए इस बात की कोई जिरह करने का कोई मतलब अभी नहीं निकल जाता है कि क्या करना चाहिए, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं है। सच्चाई ये है कि जो बिहार के स्वास्थ्य विभाग की स्थिति है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। तो ऐसे में अगर 40 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही गई थी साहब, वही मैं कह रहा हूँ आपको देखिए पुष्पराज जी, आपको शायद जानकारी हो कि जब यहाँ पे इंसेफ्लाइटिस फिर से दोबारा मुजफ्फरपुर में पिछले वर्ष आया तो उसके 5 वर्ष पूर्व वही स्वास्थ्य मंत्री थे भारत सरकार के, वही मुजफ्फरपुर जगह थी और वही प्रेस कॉन्फ्रेंस थे, प्रेस रिपोर्टर्स कुछ बदल गए थे, लेकिन उन्होंने जो घोषणाएं की तो वही घोषणाएं थी जो उन्होंने 2014 में आके की थी यहाँ पे कि हम यहाँ पे इतने बेड का हॉस्पिटल करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। तो हमारा ये कहना है अभी हम लोगों को जो अभी जो विषय मुद्दा दिया गया उस पर बात करें, क्योंकि जो स्थिति है वो किसी से छिपी हुई नहीं है, ना हमसे छिपी हुई है ना आपसे छिपी हुई है। और इसको जैसा कि हम लोगों ने पहले भी इस बात पे चर्चा की और हमने बताया भी है कि जो स्वास्थ्य विभाग की स्थिति है यहाँ पे उसके बारे में क्या बताएं। अधोगति शब्द जो है हमने इस्तेमाल किया था, दुर्दशा है उसकी। हर जगह पीएमसीएच में रुपए खर्च हुए हैं, तब भी वहाँ की जो स्थिति है, पूरा का पूरा जो हॉस्पिटल है वो मिडिल मैन के भरोसे वहाँ चल रहा है और बाकी जगह की और भी बुरी स्थिति है। आपको जो क्वारंटाइन सेंटर है, कल जिस पे चर्चा हुई, कल क्वारंटाइन सेंटर के बारे में भी आपने जाना बिहार सरकार की कि जब क्या कहते हैं शंभूगंज बांका में खाना में कीड़ा निकला और जब वो शिकायत करने के लिए गया तो उसको डंडे की पुलिस के डंडे की मार पड़ी। मुजफ्फरपुर से क्वारंटाइन सेंटर से लोग भाग रहे हैं, तो क्यों भागेंगे? जहाँ अव्यवस्था होगी, जहाँ स्थिति अच्छी नहीं होगी वहीं भागेंगे ना जो स्थिति है। जी बिल्कुल, मैं उसी पर आऊंगा सर। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था साहब, क्योंकि अस्पताल है नहीं, मुद्दे आप देखिएगा तो कई हैं, एक नहीं है कई हैं। आपने इतना बड़ा म्यूजियम बनाया यहाँ पे, देखिए एक म्यूजियम के यहाँ रहते, एक म्यूजियम यहाँ पटना का हमको लग रहा है कि न सिर्फ बिहार में बल्कि भारत का एक सबसे खूबसूरत म्यूजियम यहाँ पहले है, क्योंकि एक नया म्यूजियम बनाया इसलिए कि हम पत्थर पे नाम खुदवाने के लिए इच्छुक रहते हैं। तब उन सब चीजों पर चर्चा करेंगे तो अभी जो स्थिति है उस पर हम लोग को बात ज्यादा करनी चाहिए। हमको लगता है कि ऐश्वर्या हमारी बात से एग्री करेगी। बिल्कुल, मैं सैयद साहब से ये पूछूंगा, साहब आप ये बताइए कि आपकी भी जो वहां पर आपकी सरकार नहीं है इस वक्त, लेकिन कई जिलों में आपके विधायक हैं, सांसद हैं, वहां पर कई ऐसे हैं, तो आपके अपने जिला में क्या तैयारी है सर? देखिए पुष्पराज जी, आपने बहुत अहम बात की, माधव जी जो बात कह रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन थोड़ा सा इसके परिप्रेक्ष्य में भी जाकर के देखने की जरूरत है। आपने एक अहम बात कही है कि पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के ऊपर इतना ज्यादा पैसा खर्चा करने की क्या आवश्यकता है। इसको समझने के लिए बहुत जरूरी है कि ये समझिए कि बिहार की स्वास्थ्य स्थिति क्या है। आज के बिहार में जब हम और आप बात कर रहे हैं तो बिहार के सरकारी अस्पतालों में मात्र डॉक्टरों की जो संख्या है, स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की संख्या है 369 सरकारी अस्पतालों में,
और जनरल डॉक्टर्स की अगर हम बात करें तो 455 के आसपास जनरल फिजिशियन डॉक्टर्स हैं पूरे बिहार में सरकारी सेवा में। और अगर नर्सों की बात करें तो पूरे बिहार के सरकारी अस्पतालों में नर्सेस की जो संख्या है 566 है मात्र, पुष्पराज जी। तो ये स्थिति है, मतलब तीनों संख्याओं को अगर जोड़ दें, स्पेशलिस्ट डॉक्टर, जनरल फिजिशियन और नर्सेज, तो ये संख्या 1600-1700 से ऊपर नहीं है। और बिहार की आबादी आप जानते हैं, तो बिहार में चिकित्सा व्यवस्था इतनी की ये स्थिति है, वैसे में सिर्फ एक अस्पताल को केंद्रित करके पूरे बिहार की चिकित्सा व्यवस्था की पॉलिसी बनाई जाए, ये अपने आप में एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जिस पर पुष्पराज जी बात कर रहे थे। दूसरी बात ये कि अगर मैं बात करूं जहां से मैं चुनाव लड़ता हूं संसद का, शिवहर, तो शिवहर तो वो जिला है जो 1995 में जिला बना था, जो आज भी सड़कों से जोड़ा नहीं जा सका है, जहां आज भी ट्रेन नहीं जाती है, जहां आज भी एक कोई बड़ा अस्पताल नहीं है। लेकिन उसके उलट अगर मैं पूरे बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो आप सबको ये ज्ञात होगा कि पूरे बिहार में आज की स्थिति में 11 तारीख को जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो आज की स्थिति में भी पूरे बिहार में कोविड-19 का टेस्ट करने की जो सुविधा है मात्र 6 स्थानों पे है। और हम बात कर रहे हैं भविष्य की, और हम बात कर रहे हैं, मुकेश जी अभी बहुत अच्छे से कह रहे थे कि बहुत सारी चीजों की जानकारी नहीं होती है। लेकिन आप ये सोचिए कि हम बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो सिर्फ 6 स्थानों पे बिहार में कोविड-19 के टेस्ट की सुविधाएं हैं। पूरे बिहार के 38 जिलों में ये सुविधा भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर लॉकडाउन 3 समाप्त होता है और जिस तरह से मजदूर हमारे आ रहे हैं, श्रमवीर, उनको हम मजदूर नहीं कहते हैं, श्रमवीर कहते हैं, वो जिस तरह से बिहार की ओर आ रहे हैं, तो इसकी की आशंका तो है कि बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग भी आए, ऐसे संक्रमित श्रमिक भी आए जिनको संक्रमण हो, जिनको कोविड-19 का इन्फेक्शन हो, तो उनकी जांच भी नहीं हो पाएगी। अभी तक जो नीतीश कुमार जी अपना पीठ थपथपा रहे हैं, भारत के भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार जो पीठ थपथपा रही है, उनको इन सारी चीजों पे ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अभी मुकेश जी जब बोल रहे थे तो उन्होंने कहा ये किसको पता था कि लॉकडाउन नहीं होगा। नहीं मेरे मित्र, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा सामान्य ज्ञान की भी बात है, इसको आप पता कीजिए कि पहला कोविड-19 का केस कब आया था पूरी दुनिया में? नवंबर 2019 में। तो अगर आप सरकार चला रहे हैं तो आपको ये सारी जानकारी रखनी होगी। ये उसी पैटर्न पे है जिस पैटर्न पे स्पेनिश फ्लू था। मुझे बोल लेने दीजिए मुकेश जी, फिर आप बोलिएगा। और उसके बाद जिनका मीडिया में बड़ा मखौल उड़ता है, जिनको पप्पू और न जाने कैसे किस उपनामों से पुकारा जाता है, उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी थी, जिसको कम से कम शर्मन लिहाजन आज लोग मानते हैं कि हाँ, राहुल गांधी ने ये बात कही थी और बहुत स्ट्रॉन्ग शब्दों में कही थी कि एक सुनामी आ रही है जो इन लोगों को दिख नहीं रही है। हम ये बात कर रहे हैं कि ये सुनामी आ रही थी, आपको दिख नहीं रही थी। उस वक्त तो आप ट्रंप का जय जयकार करवा रहे थे। आप 100 करोड़ रुपए में ट्रंप का जय जयकार करवा रहे थे। और मैंने ये सवाल आज से 10 दिन पहले उठाया था कि 100 करोड़ रुपए का ट्रंप का जो कार्यक्रम अहमदाबाद में हुआ था, उसके बाद हम लोगों को ये जानकारी दी जा रही है, जब हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने कहा कि हम लोग 50 ट्रेन देने का प्लान कर रहे हैं, तो हम लोगों ने पता किया ट्रेन को देने में, एक स्पेशल ट्रेन चलाने में खर्चा कितना आता है। मुकेश जी आपको बता दूं जानकारी के लिए कि 6 लाख से 10 लाख रुपए आता है एक स्पेशल ट्रेन चलाने का। अगर आप ये सोचिए कि 100 करोड़ जो आपने खर्चा किया है और आज हमारे पास लोगों को देने के लिए लोगों को पहुंचाने के लिए ट्रेन नहीं है, 100 करोड़ में कितनी ट्रेन आ जाती और कितने मजदूर पहुंच जाते। तो आपकी प्लानिंग की दुविधा है। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि हमको जानकारी नहीं थी। अरे मेरे भाई, 24 मार्च को आपको पता है, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं मुकेश जी, आपको जानकारी है 24 मार्च को भारत में कोविड-19 के केसेस की संख्या कितनी थी? आपको नहीं जानकारी होगी, इसलिए कि भाजपा वाले ये सब जानकारी नहीं रखते हैं। वो ये जानकारी रखते हैं कि कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कहाँ पाकिस्तान। मैं आपको जानकारी दे दूं, मुझे बात समाप्त करने दीजिए। आपने अपनी बात कर ली है, मैं तथ्यात्मक बात करता हूं। मैं तू मैं विश्वास नहीं करता हूं, मैं तथ्यों पे बात कर रहा हूं, जानकारी के आधार पर बात कर रहा हूं। 24 मार्च को 536 केस थे मात्र भारत में कोविड-19 के। 25 मार्च को आपने लॉकडाउन आपाधापी में 3 घंटा 40 मिनट पे आपने लॉकडाउन शुरू कर दिया, इसलिए कि 20 मिनट तो प्रधानमंत्री बोलते ही रहे। आपने 3 घंटे 40 मिनट में 138 करोड़ के भारत को लॉकडाउन कर दिया। आपका उद्देश्य क्या था? आपका उद्देश्य बहुत क्लियर था। प्रधानमंत्री का वो भाषण बहुत स्पष्ट था कि हमको महाभारत 18 दिन में लड़ा गया था, जीता गया था। 21 दिन का समय चाहिए कोविड-19 को हराने के लिए और चेन को तोड़ना है, इसको पराजित करना है। उद्देश्य बहुत स्पष्ट था प्रधानमंत्री का, बधाई उसके लिए। उसके बाद क्या हुआ? उनको डॉक्टर ने बताया कि ये उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता है। फिर क्या किया? लॉकडाउन
सैयद साहब, लॉकडाउन जरूरी था, इस चीज को हर किसी को मानना पड़ेगा। लॉकडाउन जरूरी था साहब, तालाबंदी करना बहुत जरूरी था, नहीं तो नहीं देखिए, मेरी प्रीमाइस ये नहीं है, मेरी प्रीमाइस ये नहीं। आप लोग एक जो नैरेटिव सेट कर दिया गया है मीडिया में कि लॉकडाउन उस समय जरूरी था, वो नहीं था। मैं यही कह रहा हूं कि उस समय लॉकडाउन जरूरी नहीं था। 536 लोग थे सिर्फ पूरे भारत में, आपने लॉकडाउन कर दिया। और अब जब आप लॉकडाउन खोलने की बात कर रहे हैं, देखिए तथ्यों पे बात कीजिए। आज आप जब लॉकडाउन खोलने की बात कर रहे हैं तो आज में 65,000 हो गए हैं कोविड-19 के केसेस। जब आप 17 तारीख को लॉकडाउन अगर मान लीजिए समाप्त करते हैं, तब तक 90,000 हो जाएंगे लॉकडाउन। तो ये कहाँ की बुद्धि समझता है भाई कि जब 536 था आपने लॉकडाउन लगाया और जब 1 लाख के आसपास केस हो गया तो आप लॉकडाउन खोलिएगा। दोनों में लॉकडाउन कहाँ है? कहाँ है बुद्धि? सही कहा आपने फैजल जी, लॉकडाउन के अंदर ये परेशानियां हुई है, लेकिन पुष्पराज जी वक्त बहुत कम है, आखिरी के 5 मिनट बचे हैं। हमारी आज की बहस का मुद्दा ये था कि 17 तारीख के बाद लॉकडाउन फ्री या फिर दोबारा से लॉकडाउन। लॉकडाउन जब शुरू हुआ था तो जनता ने अपना पूरा समर्थन दिया, 1.5 महीने से ज्यादा जनता शांति से घर में बैठी। अब जनता चाहती है पोस्ट रिजल्ट की 17 तारीख के बाद क्या होगा। आखिरी के 1-1 मिनट में निष्पक्ष मैं आप तीनों मेहमानों के कमेंट्स चाहूंगी। सबसे पहले मुकेश जी आपके। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे मित्र लोग राजनीति कर रहे हैं और हम लोग इसका समाधान ढूंढ रहे हैं। तो मैं राजनीति की चर्चा बिल्कुल नहीं करूंगा। बहुत सारे ऐसी बात आरोप उन्होंने लगाया जिसका मैं जवाब दे सकता हूं, लेकिन उसकी कोई आवश्यकता मुझे महसूस नहीं होती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि लॉकडाउन 500 लोगों से लेके 90,000 या 1 लाख लोगों तक के बीच का जो सफर है, अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो उनको पता होना चाहिए कि ये संख्या जिसको 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख तक भी पहुंच सकती है। इसलिए ये बात कहना कि जो है ना हमने देर किया या हम इस पर जो है सजग नहीं, ये कहीं से भी व्यवहारिक नहीं। दूसरी बात ये है, जो आपका जो प्रश्न है वो ये है कि 17 के बाद क्या होगा। देखिए, 17 के बाद आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री जी के साथ जो कई राज्य के आज मुख्यमंत्रियों की जो बैठकें हुई है उसमें ये निकल के उसके पहले ही कि कई राज्य 29 मई तक कुछ लोग लॉकडाउन बढ़ा चुके हैं, बातें कर रहे हैं कि लॉकडाउन को और बढ़ना चाहिए। तो ये केवल केंद्र सरकार का निर्णय नहीं है, ये राज्य सरकारों का भी निर्णय है। ये राज्य सरकार के जो मुख्यमंत्री है उनका सुझाव है कि ये लॉकडाउन को हमको थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर इस अगर हम अपने कंक्लूड करें तो ये लॉकडाउन देश हित में है, राज्य हित में है और कहता है राजनीति में। मुकेश जी के जवाब लेकर के आनंद माधव जी आपके पास में आऊंगी। आखिरी का 1 मिनट, लॉकडाउन 3 या लॉकडाउन फ्री, लॉकडाउन बढ़ाना उपाय नहीं है कि अर्थव्यवस्था पटरी पर लाना। अभी तक जो ऐश्वर्या, मैं आनंद माधव साहब, लास्ट का 1 मिनट है। मैं आपसे बस सिर्फ एक सवाल पूछूंगा, बहुत ही सबसे पूछूंगा जो भी हमारे पैनल में गेस्ट बैठे हुए। एक आखिरी प्रश्न, मजदूरों का पलायन जो है वो कैसे रुकेगा सर, इस पर जवाब दे दीजिए। और मैं चाहूंगा इस पर जो है ना आप भी अपनी पीठ थपथपाएंगे, ना ही सैयद साहब भी पीठ थपथपाएंगे, क्योंकि आपने भी 15 साल वहां पर सर राज किया, आपने भी कई सालों तक राज किया है, राजद ने भी। बहुत बढ़िया सवाल है। इस पर जो है सर 15 साल तक आप लोगों ने कभी जवाब नहीं दिया। इस 1 मिनट में जवाब दे दीजिए सर कि मजदूरों का पलायन कैसे रोकेंगे। साहब, आप सबसे मेरा सवाल है। मेरा माधव जी बोल दे, फिर मैं बताऊंगा कि जो प्रवासी मजदूर हमारे यहाँ अभी आ रहे हैं, प्रवासी मजदूर जो अभी बिहार वापसी के लिए छटपटाहट में है पूरे देश से, उनकी जो अभी तक जो संख्या अभी तक आई है वो 70 लाख की है। और हमारे यहाँ जो है व्यवस्था उसकी बिल्कुल नहीं है, जैसा कि हमने इसके पहले ही बताया, क्वारंटाइन सेंटर्स की जो स्थिति है और उनकी गति भी आने की बहुत ही धीमी है। तो इस विषय में सब लोगों को मिलकर सोचना चाहिए। आपने पुष्पराज जी बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल की घड़ी जो ये है उसमें हम लोगों को भाग कहाँ लेने दिया जा रहा है। किसी भी प्रक्रिया में हम लोग तो कहीं हैं ही नहीं, हम लोग तो हाशिए पे हैं। हम लोगों के किसी भी सलाह को माना नहीं जा रहा है। हम लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा कि जितनी भी योजनाएं प्रधानमंत्री खाता की योजना है, किसान खाता की योजना है, उसके बाद जनधन खाते की योजना। आनंद माधव साहब, 15 साल, इतने सालों तक आपने राज किया साहब, फिर भी आपने कुछ नहीं कर पाया, मजदूरों को नहीं रोक पाया। पुष्पराज जी, आपको ये बात समझना पड़ेगा
पुष्पराज जी सैयद साहब, आपसे साल से नीतीश की सरकार है, आप का पलायन कैसे रोकेंगे? बिल्कुल, अरे हम लोगों ने किया बिल्कुल जिससे बनता था, अभी आप रॉकेट पे चढ़ रहे हैं, मंगल ग्रह पे जा रहे हैं। देखिए, आनंद माधव जी की बात समाप्त हो जाए तो मैं बोलूं। नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो व्यवस्था हमारी है पिछले 15 साल में जो है, वो बिल्कुल हम इसके लिए तैयार नहीं है। जो 70 लाख लोग यहाँ वापस आ रहे हैं और छटपटाहट में हैं, तो इसके लिए हम लोगों ने कहा कि इन खातों पे जो खाते हैं 4 महत्वपूर्ण, उन खाते में आप तुरंत पैसा डालिए। टोटल अमाउंट उसका 65,000 करोड़ रुपया आएगा। क्या परेशानी है भाई, आपको 65,000 रुपया आपके लिए पास है, और कई ऐसी योजनाएं हैं जहां से भी आप उस पैसे को ला सकते हैं। दूसरा, हम लोगों ने ये कहा कि जितने किसान अभी, जितने लोग फंसे हुए हैं, उन लोगों को आप कहीं व्यवस्था की जो बात है, आप सब जगह देख लीजिए क्या व्यवस्था है। 7,500 रुपया उनके अकाउंट में दीजिए। आपने बार-बार हम लोगों ने इस बात को दोहराया कि न्याय नाम मत रखिए, कोई और नाम रख लीजिए आप। लेकिन आप जैसे आपने जनधन योजना रखी, वैसे रखिए। आप उनके पैसा अभी तो तत्काल की आवश्यकता है। मैं मुकेश जी की इस बात से सहमत हूँ कि भाई अभी तत्काल हम लोगों को जो ध्यान देना है कि इनके खाते में पैसे जाए, ताकि वो अगला 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना देख सके। उसके बाद सरकार लंबी योजनाएं बनाए और उसके ऊपर भैया मुझे भी बोलने का समय दीजिएगा पुष्पराज जी। 1 सेकंड मैं समाप्त करूं अपनी बात। बिल्कुल सही बोला आनंद जी आपने, बिल्कुल सही बोला। तत्काल इसमें निर्णय लेने की जरूरत है, तत्काल कुछ मदद देने की जरूरत है। और फैजल जी, आपके पास इकोनॉमिस्ट आपके लास्ट कमेंट देखिए खर्च होंगे। आनंद माधव जो जी बात कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। मुकेश जी से जो बात हुई है उसका जवाब देना जरूरी नहीं है, इसलिए कि बात आगे बढ़ गई है। लेकिन क्योंकि मैं उसका परिप्रेक्ष्य बताने का प्रयास कर रहा था, किसी को टारगेट करने की बात नहीं है, हम लोग राजनीति दूसरा की नहीं कर रहे हैं। एक दूसरी बात यह कि देखिए पलायन की बात है, जो पुष्पराज ने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया है कि मजदूरों का पलायन कब रुकेगा। अरे भाई चक्कर ये है कि 15 साल से तो नीतीश जी की सरकार है। अब आप उससे पूछिएगा उससे 15 साल पहले, तब आपको तुलनात्मक अध्ययन करना होगा पुष्पराज जी कि पिछले 15 साल में कितना पलायन हुआ है और उससे पिछले 15 साल में कितना पलायन हुआ। तो ये एक बहुत लंबे गणित की प्रक्रिया है। लेकिन सीधी सी बात यह है कि बिहार का जब विभाजन हुआ, उसके बाद बिहार को स्पेशल पैकेज की आवश्यकता थी और ये वादा किया गया था, जो नहीं हो सका। नीतीश कुमार हमेशा स्पेशल पैकेज की बात करते रहे और कहा कि जो हमको स्पेशल पैकेज देगा हम उसके साथ जाएंगे, और इन्हीं वादों के आप भूल रहे हैं, उनका एक ही मांग था कि जो हमको कुर्सी देगा हम उनके साथ रहेंगे, और बिहार को स्पेशल पैकेज दिया जाए, और नहीं मिला। बिहार में उद्योग धंधे बिल्कुल चौपट हो गए हैं। जब तक बिहार में एक नई औद्योगिक नीति नहीं लाई जाएगी, बिहार के जो छोटे मधुबनी आर्ट्स का चाहे उद्योग हो, चाहे पॉटरी का उद्योग हो, चाहे वो सिलिकॉन का जो हम लोग कहते हैं सिल्क का उद्योग है, या जो भी छोटे मोटे उद्योग धंधे बिहार में हैं, उनको जब तक बढ़ाया नहीं जाएगा, उनको जब तक से प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा, पलायन रहेगा। ये बिहार की स्थिति है। लेकिन दूसरी बात मैं कहूंगा पुष्पराज जी कि अभी ये स्थिति नहीं है कि उस पर हम लोग बात करें। जो मजदूर वापस आ रहे हैं उनका क्या होगा। जो ऐश्वर्या का सवाल था कि लॉकडाउन 3 या लॉकडाउन फ्री, तो लॉकडाउन फ्री की तो अभी स्थिति नहीं लग रही है। बिहार के सिर्फ परिप्रेक्ष्य में हम करें, अभी देखिए एक बात और याद रखिएगा, पूरे विश्व का इतिहास है ये कि बहुत लंबे समय तक आप पूरी जनता को बंद नहीं रख सकते हैं, और ये बहुत लंबा नहीं चल सकता है। इसीलिए देखिए तीसरे लॉकडाउन में खुद प्रधानमंत्री नहीं आए और नोटिफिकेशन के जरिए हो गया, और अभी तक भारत में बहुत कुछ शांतिपूर्ण है। 99% शांति है भारत में, और 47 दिन के लॉकडाउन पे। लेकिन ये संभव नहीं है, इसे लॉकडाउन तो हटाना पड़ेगा इनको। और उसके बाद इकोनॉमिक एक्टिविटीज की तरफ कैसे जाएंगे भाई, कोई नियति नहीं है, कोई इनकी नीति नहीं है। अब देखिए कि खट्टर साहब ये कह रहे हैं, अमरिंदर सिंह भी ये कह रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी ये कह रहे हैं कि अगर बिहार का और यूपी का मजदूर चला गया तो कल कारखाने कैसे चलेंगे, इनको रोका जाए। लेकिन ये इतना गूढ़ समस्या है, इतनी बड़ी समस्या है कि जो 40 लाख मजदूर बिहार के, जो करीब 60 लाख मजदूर उत्तर प्रदेश के बाहर में काम करते हैं, वो अनस्किल्ड लेबर्स हैं। उनका कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। जो जनधन खाते में पैसे जाने की बात हो रही है, या जो पीएम केयर फंड से पैसे जाए, किसी को नहीं मिल पा रहा है, इसलिए उनका वहां कुछ नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई नहीं। आधार कार्ड पे आप देखिए हो क्या रहा है। मैं परसों एक टीवी चैनल पे ये कह रहा था कि ये समस्या ज्यादा क्यों हो गई है, इसलिए कि पहले जो आईएएस ऑफिसर, राज्य सरकार के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी थी फैजल जी, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, वक्त बहुत कम है, कि ये मान रहे हैं कि हमने व्हाट्सएप पे सब सूचना दे दी है, जो सूचना उस पे डाउनलोड करके मजदूर जो है बिल्कुल उम्मीद यही करते हैं कि राज्य सरकार भी नहीं, केंद्र सरकार भी सही नीतियां बनाए, ताकि जो लॉकडाउन 3 है उसके बाद जो लॉकडाउन 4 है उसका जो क्या कहते हैं, और बिहार के 30 लाख मजदूर जो लौट के आएंगे,
तो ये समझ लीजिए कि 30 घर लाख में रहें, लोगों को सुरक्षित अगर रहें। 4 से आप सर, डिवाइड मैं कर इतना दिया ही बोलूंगा तो सर, 1 करोड़ सैयद 20 साहब, लाख लोगों के पास घर में बहुत बहुत रहें, धन्यवाद आप सुरक्षित रहें। सभी मेहमानों नीतीश का। सरकार का क्या उम्मीद है हमारी ये प्रोग्राम है? बहस काफी स्वस्थ बहस रही होगी और विपक्ष का भी यही इस समय जिम्मेदारी है कि वो सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके चले। बहुत बहुत धन्यवाद फैजल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, मुकेश जी, आनंद मानव जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, पुष्पराज जी आपका भी धन्यवाद। और इसी के साथ इस चर्चा को हम यही खत्म करते हैं। बने रहिए NVR 24 के साथ, सत्य भी सत्य।